प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना। समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत मेरा जो आज का प्रकरण है वो 76वां सहकारी अधिगम के उद्देश्य। 76वां जो प्रकरण है वो सहकारी अधिगम के उद्देश्य क्या हैं। सहकारी जो अधिगम है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। मैंने आपको इसके बारे में पिछले कई बार लाभ भी बता दिए थे, विशेषताएं भी बताई दी थी आपको, और उससे पहले इसके ढंग भी बता दिए थे, अंग, इसके अर्थ और परिभाषा भी बता दी थी आपको सहकारी अधिगम के। सहकारी का मतलब साथ साथ समूह में सहयोग, अधिगम का मतलब सीखना जानना। ये के उद्देश्य क्या है, सहकारी अधिगम के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। मैंने शुरू में सहकारी अधिगम के परिभाषा, इसका अर्थ, इसके ढंग और लाभ, इसकी विशेषताएं सहकारी अधिगम की, इनके बारे में तो आपको समझाया, लेकिन वर्तमान में आज मैं आपको इसके उद्देश्य क्या हैं उन उद्देश्यों की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो सहकारी अधिगम के उद्देश्य क्या हैं इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जो सहकारी अधिगम है ये समूह के माध्यम से, सहकारिता की भावना के माध्यम से और सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक, प्रशिक्षु बहुत ही आसानी से, सरलतापूर्वक, सहजता से, बहुत ही सरल तरीके से, आसानी से, जल्दी सीख जाता है। इसमें देखिए सबसे नंबर एक बात, जो पहली बात है इसके अंदर, वो यह है कि इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, सहकारी अधिगम के माध्यम से, सहकारी अधिगम के माध्यम से जो प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रशिक्षु हैं, वो सहकारी अधिगम की संकल्पना के बारे में, संकल्पना के बारे में, कौन, प्रशिक्षु, किसके बारे में, सहकारी अधिगम की संकल्पना के बारे में ये ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। देखिए सहकारी अधिगम की संकल्पना के जो बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, जिसका जो प्रयोग है वो भावी आने वाली जो पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी, भावी, शैक्षिक हितों में तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाएगा। देखिए जो शैक्षिक जीवन में छात्रों के हितों में, छात्रों की भलाई के लिए, किसकी भलाई के लिए, प्रशिक्षुओं की, विद्यार्थियों की, छात्रों की भलाई के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कर सकेंगे। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, स्पष्ट, सरल, सहज बनाने में इसका उपयोग कर सकेंगे और शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावी बनाएंगे। किसके माध्यम से, सहकारी अधिगम के माध्यम से। सहकारी अधिगम के माध्यम से प्रशिक्षुओं को सहकारी अधिगम संकल्पना के बारे में, प्रशिक्षुओं को सहकारी अधिगम की जो क्या है, संकल्पना के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
संकल्पना के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। किसके माध्यम से? सहकारी अधिगम के माध्यम से। किनको? प्रशिक्षुओं को। और जिसका उपयोग वो प्रशिक्षु भावी आने वाली भविष्य में जो शैक्षिक जीवन में छात्रों के हितों में तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सहज, सरल, स्पष्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सहकारी अधिगम का। ये इसका पहला उद्देश्य है। यह प्रशिक्षणार्थियों, ये सहकारी जो अधिगम है इसका मैंने पहला उद्देश्य बताया है आपको, नंबर 1। देखिए पुनः एक बार और सुन लो। ये इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? सहकारी अधिगम के माध्यम से प्रशिक्षुओं को जो सहकारी अधिगम की जो संकल्पना है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। सहकारी अधिगम की जो संकल्पना है उसका ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और जिसका प्रयोग वो प्रशिक्षु अपने भावी भविष्य के लिए शैक्षिक जीवन में छात्रों के हितों में, शैक्षिक जीवन में छात्रों के हितों में तथा शिक्षण अधिगम को प्रभावी, सरल, सहज बनाने के लिए भी किया जा सकेगा। यह आपका नंबर 1 है, जिसको कहते हैं सहकारी अधिगम के उद्देश्य। पहला उद्देश्य बताया साहब मैंने आपको। इसके बारे में देखिए, जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए जो सहकारी अधिगम की संकल्पना का ज्ञान, सहकारी अधिगम की जो संकल्पना है उसका ज्ञान प्राप्त हो सकेगा एवं भविष्य में जो आने वाले छात्र हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए एवं शिक्षण को प्रभावी, सहज, सरल, उपयोगी बनाने में किया जा सकेगा। ये इसका नंबर 1 पहला सहकारी अधिगम का उद्देश्य है। अब बात करते हैं नंबर 2। ये तो नंबर 1 हुआ। अब नंबर 2, जिसको प्राथमिक स्तर, प्राइमरी स्टेप, जिसमें सहकारी अधिगम की आवश्यकता का ज्ञान, सहकारी अधिगम की सहकारिता का ज्ञान प्रशिक्षुओं को प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसको आराम से प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक जो सहकारी अधिगम की जो आवश्यकता का जो ज्ञान है प्रशिक्षुओं को, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? सहकारी अधिगम का। सहकारी अधिगम का ये प्राथमिक स्तर पर सहकारी अधिगम की जो आवश्यकता का ज्ञान, नीड्स, आवश्यकता का जो ज्ञान है वो प्रशिक्षुओं को प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है सहकारी अधिगम का। ये दूसरा उद्देश्य बताया मैंने आपको कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी, अपर प्राइमरी ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 इस पर जो सहकारी अधिगम की जो आवश्यकता का जो ज्ञान है वो प्रशिक्षुओं को प्रदान करना इसका
प्रमुख उद्देश्य है सहकारी अधिगम का। पुनः सुनिए, प्राथमिक स्तर पर जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए सहकारी अधिगम की जो आवश्यकताएं हैं उनका ज्ञान कराना, उनका क्या कराना, ज्ञान कराना ही इनका एक प्रमुख उद्देश्य है। आवश्यकताओं का ज्ञान कराना प्रशिक्षुओं के लिए, किसके माध्यम से, सहकारी अधिगम के माध्यम से। सहकारी अधिगम के माध्यम से उनके लिए ज्ञान कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर देखो आप, और समझ आ रहा हूं, पुनः सरलता से कोशिश कीजिए। प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 1 से 5 सहकारी अधिगम की आवश्यकता का ज्ञान प्रशिक्षुओं के लिए प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर सहकारी अधिगम की आवश्यकता का ज्ञान प्रशिक्षुओं के लिए कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये प्रशिक्षणार्थियों इसका कौन सा उद्देश्य हुआ, दूसरा उद्देश्य हुआ। अब बात करते हैं, देखिए, प्रशिक्षुओं को सहकारी अधिगम से संकल्पना का ज्ञान कराना, भावी शैक्षिक हितों में तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सरल सहज बनाना, ये इसका पहला उद्देश्य था। और प्राथमिक स्तर पर जो सहकारी अधिगम की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं का ज्ञान प्रशिक्षुओं के लिए प्रदान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है सहकारी अधिगम का। अब इसके बाद में जो सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका का ज्ञान कराना भी सहकारी अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को तो ज्ञान करा दिया प्राइमरी स्तर तक, लेकिन छात्रों से पार पड़ने वाली नहीं है। अब शिक्षक की भूमिका का ज्ञान कराना भी ये सहकारी अधिगम का एक प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षक की क्या भूमिका है इसके अंदर। कक्ष में सहकारी अधिगम के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है उसका ज्ञान कराना भी सहकारी अधिगम का उद्देश्य है। छात्रों को ज्ञान करा दिया, लेकिन छात्रों के साथ में अध्यापकों को भी उनका ज्ञान कराना कि उनकी क्या भूमिका है, क्या रोल है उनका, शिक्षकों का। तो अपने शिक्षकों की भूमिका का भी ज्ञान कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? सहकारी अधिगम का। किसका उद्देश्य है? सहकारी अधिगम का उद्देश्य है साहब। इसको पुनः सुनिए, बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका का ज्ञान कराना भी सहकारी अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। जब प्रशिक्षुओं को करा रहा है तो शिक्षक की क्या भूमिका है, उस शिक्षक की भूमिका का भी ज्ञान कराना सहकारी अधिगम का एक प्रमुख उद्देश्य है। अरे छात्रों को करा दिया तो शिक्षक को क्या भूमिका है उनका भी ज्ञान कराना ये सहकारी अधिगम का एक प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 3, पुनः इसको सुनिए और देखिए, सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका का ज्ञान कराना भी सहकारी अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका का ज्ञान कराना भी सहकारी अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। इसको भी प्रमुख उद्देश्य माना है कि इसमें
उनका क्या उद्देश्य है, शिक्षक की भूमिका का क्या ज्ञान कराना, क्या भूमिका है उनकी। उनका ये सहकारी जो अधिगम है इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये मैंने नंबर 3 तक बताए हैं। प्रशिक्षुओं को सहकारी अधिगम एवं संकल्पना का ज्ञान कराना, भावी शैक्षिक हितों में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सरल, सहज बनाना। उसके बाद में प्राथमिक स्तर तक जो सहकारी अधिगम की जो आवश्यकता का ज्ञान कराना प्रशिक्षुओं के लिए, बालकों के लिए। और सहकारी जो अधिगम है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक की भूमिका का ज्ञान कराना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब चलते हैं नंबर 4। इसमें सहकारी अधिगम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सरल, सहकारी अधिगम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो सरल, प्रभावी जो विधियां हैं, सरल, सहज, प्रभावी जो विधियां हैं, विधि, उन विधियों का ज्ञान कराया जाता है। सरल और सहज जो विधियां हैं उन विधियों का ज्ञान सहकारी अधिगम के माध्यम से छात्रों के लिए करवाया जाता है। जिससे छात्रों को सर्वोत्तम, जिससे छात्रों को सर्वोत्तम अधिगम स्थितियां प्राप्त हो सकें, जिससे छात्रों को सर्वोत्तम स्थितियां प्राप्त हो सकें, इसलिए ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त कराया जाता है जिससे कि उनको सरल, प्रभावी विधियों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे कि बालक में उन विधियों का छात्रों को सर्वोत्तम अधिगम स्थितियां प्राप्त हो सके और शिक्षकों द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जा सके और शिक्षक के द्वारा एक प्रभावी शिक्षण कराया जा सके, इसलिए ज्ञान कराया जाता है। इसको एक बार पुनः और देख लें आप। सहकारी अधिगम के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के सरल एवं प्रभावी जो विधियां का ज्ञान कराया जाता है, विधियों का, किसका, सरल और सहज प्रभावी विधियों का ज्ञान कराया जाता है सहकारी अधिगम के माध्यम से, जिससे छात्रों को सर्वोत्तम अधिगम स्थितियां प्राप्त हो सके और शिक्षकों द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जा सके, शिक्षकों के द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जा सके, इसलिए इनका ज्ञान कराना अति आवश्यक है। इसके बाद में सरल एवं प्रभावी विधियों का ज्ञान कराया है। फिर शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को प्रभावी शिक्षण किया जा सके, इसके लिए वे तैयार किया जाता है। ये नंबर 4 हुआ। सहकारी अधिगम के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के सरल, प्रभावी माध्यम जो विधियां हैं उन विधियों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों को सर्वोत्तम जो अधिगम स्थितियां हैं वो प्राप्त हो सके और शिक्षकों को या शिक्षकों द्वारा शिक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके। इसके बाद नंबर 5 की बात करते हैं। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, शिक्षण अधिगम के माध्यम से। हाँ साहब, किसके माध्यम से, शिक्षण अधिगम के माध्यम से, शिक्षण अधिगम के माध्यम से, शिक्षण अधिगम के माध्यम से
इसको सरल सहज जो विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं, इन विधियों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों को सर्वोत्तम अधिगम स्थितियां प्राप्त हो सके और शिक्षकों द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जा सके। नंबर 5 की बात करते हैं। इसके माध्यम से छात्रों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, शिक्षण अधिगम के माध्यम से छात्रों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। रचनात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से छात्र एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं तथा इससे अधिगम स्तर उच्च तथा स्थायी बनता है। इससे अधिगम स्तर कैसा बनता है? स्थायी। वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। रचनात्मक प्रतिस्पर्धा का इसमें ज्ञान होता है, जिससे वो ज्ञानात्मक जो रचनात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है इससे सहकारी अधिगम से, और जिसके माध्यम से छात्र एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं और इससे अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी बनता है, जिसे भूला नहीं जा सकता। ये इस प्रकार का इसमें बताया गया है। अब पुनः एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके माध्यम से छात्रों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से छात्र एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। इससे अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होता है। इससे अधिगम स्तर कैसा होता है? स्थायी होगा और उच्च होगा, हाई लेवल का। अब इसके बाद में जो नंबर 6 है, उस 6 की जो बात करते हैं, वो बालकों में सहकारी अधिगम की जो अवस्था में विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने का अवसर मिले। देखिए, बालक को सहकारी अधिगम की जो अवस्था है उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिले, इसके लिए भी उसको ये इसका उद्देश्य है। ये भी एक इसका उद्देश्य है। इससे बालकों को जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिलता है। बालक को सहकारी अधिगम की जो अवस्था में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिलता है, चांस, और बालकों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना इसका भी उद्देश्य है। बालकों को सीखने का उचित वातावरण तैयार करना भी इसी का एक उद्देश्य है। इसी का एक क्या है? उद्देश्य है, उचित वातावरण तैयार करना बालकों के लिए। बालक को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी प्रोत्साहित करना, बालकों को अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए उनको प्रोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके बाद सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। सहकारी अधिगम का एक उद्देश्य ये भी है कि ये सहकारी समूह सदस्यों के माध्यम से सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। सामाजिक वातावरण को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वातावरण को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद में जो सक्षम और असक्षम दो प्रकार के बालक होते हैं,
एक तो सक्षम होते हैं, एक अक्षम होते हैं। एक सक्षम जिसको इनके मध्य मित्रवत वातावरण सुनियोजित करना भी एक इसका उद्देश्य है। जो सक्षम बालक हैं और अक्षम बालक हैं, उन बालकों में भी, सक्षम और अक्षम बालकों के मध्य में भी मित्रवत वातावरण तैयार करना भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये मैंने आपको 10 उद्देश्य बताए हैं। इनके लिए मैं पुनः और रिपीट कर देता हूं। अब नीचे की ओर से चलते हैं। देखिए 10वां मैंने बताया था कि सक्षम और अक्षम बालकों के मध्य में जो मित्रवत वातावरण सुनिश्चित किया जाता है। सक्षम और अक्षम जो बालक हैं उनमें इसके माध्यम से मित्रवत वातावरण सुनिश्चित किया जाता है। ये इसका उद्देश्य है। और सहकारी समूह के सदस्यों के मध्य, सहकारी समूह के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के मध्य में सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वातावरण को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी इसका उद्देश्य है। बालक को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी, बालक को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी या उत्तरदायित्व समझने के लिए भी उसको प्रोत्साहित किया जाता है। बालक को अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए सहकारी अधिगम के माध्यम से बालक को उत्तरदायित्व समझने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है सहकारी अधिगम के माध्यम से। इसके बाद में देखिए बालकों को जो सहकारी अधिगम की जो अवस्था में विशिष्ट आवश्यकताएं उनको पूरा करने का अवसर मिलता है। इसको दोबारा सुनो। बालक को सहकारी अधिगम की जो अवस्था में जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिले, यह भी इसका उद्देश्य है। ऐसा अवसर मिले उचित वातावरण का जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके माध्यम से छात्रों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से छात्र एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं तथा इससे अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी बनता है। इससे अधिगम जो स्तर है वो उच्च एवं स्थायी बनता है। सहकारी अधिगम के माध्यम से विभिन्न प्रकार को सरल एवं प्रभावी विधियों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों को सर्वोत्तम अधिगम स्थितियां प्राप्त हो सकें, शिक्षकों द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जा सके, शिक्षकों के द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जा सके। और सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका का ज्ञान कराना यह सहकारी अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर जो सहकारी अधिगम की जो आवश्यकताओं का ज्ञान प्रशिक्षुओं को प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। यह भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य है। इन प्राथमिक स्तर पर सहकारी अधिगम की आवश्यकताओं का प्रशिक्षुओं के लिए ज्ञान इनको कराना, यह भी एक क्या है? उद्देश्य है प्रमुख। अब इसके माध्यम से प्रशिक्षुओं को सहकारी अधिगम की जो संकल्पना है के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और जिसका प्रयोग अपने भावी शैक्षिक जीवन में छात्रों के हितों में तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सहज, सरल, स्पष्ट बनाने में
किया जा सकेगा। ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये 10 उद्देश्य बताए सहकारी अधिगम के उद्देश्य। प्रशिक्षुओं को सहकारी अधिगम से संकल्पना का ज्ञान कराना और उनके लिए भावी शैक्षिक हितों में तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, ये इसका पहला उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर जो सहकारी अधिगम की जो प्रशिक्षुओं की आवश्यकता का ज्ञान कराना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रशिक्षुओं के लिए जो आवश्यकता का ज्ञान कराना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक की भूमिका का ज्ञान कराना सहकारी अधिगम का ये प्रमुख उद्देश्य है। और जो सहकारी अधिगम है, इसमें सरल एवं प्रभावी विधियों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे कि जो शिक्षण स्थायी और उच्च बन सके, स्थायी और उच्च बन सके। अधिगम स्तर, बालक को सहकारी अधिगम की जो अवस्था है, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी इसका एक प्रमुख अवसर है। बालकों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद में बालक को अपना उत्तरदायी समझने के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। और सहकारी जो समूह है, उनके सदस्यों के मध्य में सामाजिक जो वातावरण है, उसको प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। और सक्षम और अक्षम जो बालक हैं, उनके मध्य में मित्रवत वातावरण सुनिश्चित करना भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार से मैंने आपको ये करीब 10 अधिगम के उद्देश्य, ये अधिगम के जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको बताया है कि अधिगम के कौन कौन से उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के बारे में करीब 10 उद्देश्य इसके हैं। किसके? सहकारी अधिगम के उद्देश्य प्रमुख 10 हैं। प्राथमिक स्तर पर सहकारी अधिगम की आवश्यकता का ज्ञान कराया जाता है। सहकारी जो अधिगम है, इसका ज्ञान कराया जाता है। और जो सहकारी अधिगम में शिक्षक की जो भूमिका का ज्ञान कराना और सहकारी अधिगम का एक प्रमुख उद्देश्य है। ये भी करीब 10 उद्देश्य मैंने आपको ये समझाए हैं। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं इसको यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए इसके बारे में पुनः बार बार धन्यवाद।